हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर का 9th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 1.8, तो इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक an electron and a proton are released simultaneously in a uniform electric field for the same time intervals, which one will move greater distance। तो ऐसा बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, दोनों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर टाइम इंटरवल दोनों का सेम लेते हैं, दोनों के लिए अगर सेम टाइम लेते हैं तो कौन सा ज़्यादा दूर चलेगा। तो बना लेते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है ऐसे ही होती है, पैरेलल लाइन से हम शो करते हैं। ठीक है, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लेते हैं कि एक हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो वो कितना दूर जाएगा किसी टाइम में। ठीक है, तो फिर पहले यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, टाइम निकालने, ग्रेटर डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मान लेते हैं कि किसी टाइम, थोड़े टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और उस डिस्टेंस को ले लेते हैं हम XE, डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, हमें पता है F = QE। ठीक, अब Q यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हम ले लेते हैं E। ठीक है, और E कैपिटल E। तो ये हो गया फोर्स, और हमें पता है कि फोर्स, न्यूटन लॉ बोलता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, ई अपॉन एम ई। ठीक, ये एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, तो अब हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि ई की वैल्यू कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दे रखा है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो एक्स ई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि बोल रहा है कि रिलीज किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो एक्स ई क्या हो जाएगा, एक्स ई हो जाएगा हमारा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, ये दे रखा है ई अपॉन एम ई टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ये डिस्टेंस आ गया। अब प्रोटॉन का भी देख लेते हैं ऐसे ही। तो फोर्स कितना, यहाँ पे मान लीजिए कि प्रोटॉन यहाँ पे हम छोड़ते हैं और वो कुछ चलता है, वो डिस्टेंस मान लेते हैं XP है। ठीक है, यहाँ तक पहुँचता है, तो टाइम दोनों के लिए सेम लेना है। तो देखते हैं, और ये पूछा है कि कितना, कौन ज़्यादा चलेगा, तो सेम चीज़ प्रोटॉन के लिए भी कर लेते हैं। फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना होगा, सेम फॉर्मूला QE, और उस पर चार्ज भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने क्या किया है कि थोड़ी गलती हो गई। ये इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो पीछे जाएगा। ठीक है, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलता है। ठीक है, तो ये खैर कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमने किया है वो तो सही है, बस दिखाने का थोड़ा तरीका गलत है। कि प्रोटॉन अगर यहाँ पे छोड़ोगे तो वो आगे जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ोगे तो पीछे जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फोर्स तो इतना लग गया प्रोटॉन के ऊपर। अब हम बोल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और एक्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू ई। और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई अपॉन एम पी। ठीक है, ये आ गया। अब आप एक्स डिस्टेंस निकाल लो, तो सेम फॉर्मूला लगा लेंगे, एक्स पी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो इसमें अभी भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने माना है कि प्रोटॉन को हमने रिलीज किया है। ठीक है, तो XP हो जाएगा आपका XP इक्वल टू हाफ AP, कितना है AP
ये है ई अपॉन एम पी, तो यहाँ पे रख देंगे ई अपॉन एम पी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों डिस्टेंस कंपेयर करते हैं कौन सा ज़्यादा होगा। हाफ, ये बाकी सब तो जो जो कांस्टेंट है उसको रहने देते हैं, बाकी इन दोनों में अलग क्या चीज़ है, सिर्फ मास ही तो है ना, बाकी सब तो सेम है। ठीक है, टी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ई भी, ये भी छोटा ई भी कांस्टेंट चार्ज, यहाँ पे भी हाफ ई। तो फर्क किससे पड़ेगा, मास से। तो मास देखो, अगर किसका मास ज्यादा होता है, हमें पता है प्रोटॉन का मास इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन का मास। तो अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा हो गया तो डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन तो कम हो जाएगा ना, तो डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the proton will be more than distance traveled by the electron in the same time। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, हमने एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए हैं, एडिशनल से पहले वाले। ठीक है, और अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो सीबीएसई में पूछे गए हैं पिछले सालों में, जो बोर्ड्स में आए हैं। ठीक है, और देखिए एग्ज़ाम में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, तो वो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डेरिवेशंस हम दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी डेरिवेशंस हमने की हैं वो उसमें से सीबीएसई में पूछा जाता है, और हमने जितना सीबीएसई में के सिलेबस में है वो सारी डेरिवेशन हम कर चुके हैं, और उन्हीं में से एग्ज़ाम में आएगा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में तो डेरिवेशंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, डेफिनेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन हम डेरिवेशन डेफिनेशन के क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डेफिनेशंस लिख चुके हैं, सारी चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं, सारी डेरिवेशंस कर चुके हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको डेरिवेशन डेफिनेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि डेफिनेशंस, डेरिवेशंस और जो भी चीज़ें हैं ये वो आपको खुद करनी है, और जो हम कर चुके हैं वो आपको एज इट इज़ आपको याद रखना है। एक बार आपको प्रैक्टिस करके सारी डेरिवेशंस करनी है, सारी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 2011 में पूछा गया था, फॉरेन में। ठीक है, विदेश में भी होते हैं ना सीबीएसई के एग्जाम, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। टू आइसोलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स A and B of identical size have charges QA and -3 QA respectively. When they are brought in contact with each other and then separated, what are the new charges on them? बिल्कुल सिंपल सवाल है, कि बोल रहा है कि एक दो स्फेयर है A, ठीक है, और B, ठीक, दोनों का साइज आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल साइज के हैं, और उसके ऊपर चार्जेस है QA, ठीक, और है -3 QA। ठीक, अब क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में लाए, ऐसे कांटेक्ट किया ए और बी को, तो क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो भी चार्ज होगा टोटल इस पे पूरे पे फैल जाएगा और आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज हो गया Q टोटल, ये हो गया QA -3 QA, कितना हो गया, -2 QA। ठीक है, और इन पे कितना आ जाएगा, आधा आधा, Q टोटल बाय 2 कितना हो जाएगा इस पे, इसका आधा कितना हो गया, इसका आधा हो गया -QA, और इस पे भी -QA। ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज जो है सिस्टम पे वो तो उतना ही रहेगा। कितना है टोटल चार्ज, QA -3 QA, कितना, -2 QA। टोटल चार्ज इसमें कितना है, -QA -2 QA, तो टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आधा आधा बढ़ जाएगा। जब आप उसको अलग अलग करोगे तो इस पे रह जाएगा -QA और -QA। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल चार्जेस
ऑन ए एंड बी। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये 2002 कंपार्टमेंट में पूछा गया था, दिल्ली के अंदर। बोल रहा है कि कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2। मतलब ये फिगर दी हुई है और इसमें चार्जेस दिखा रखे हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो बताना है कि चार्ज साइन कौन से होंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती कौन से चार्ज में से, पॉजिटिव में से, और घुसती किस में, नेगेटिव में। तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो Q2 पॉजिटिव हो गया क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, और Q1 हो गया नेगेटिव क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही है। तो सिंपल हो गया। तो सो Q2 इज पॉजिटिव, Q1 इज नेगेटिव। सिंपल, खत्म, यही है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट, मतलब ये लाइन लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये लाइन लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो कि Q2 पॉजिटिव और Q1 नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये 2011 कंपार्टमेंट में पूछा गया है। बोल रहा है टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फेरिकल शेल्स A and B having charges 4Q and -10Q are kept at a certain distance apart। मतलब बोल रहा है कि एक दो आपके पास मेटालिक स्फेरिकल शेल है, मतलब एक बॉल्स जैसी कुछ हैं, दो बॉल्स A और B। ठीक है, इनके ऊपर चार्जेस हैं +4Q और -10Q। ठीक, और थोड़ा दूर पे रखें। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर सी स्फेयर को, आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है यहाँ पे A B C। तो C स्फेयर को लेके आए, इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद स्फेयर A। मतलब C को लाए हमने किसके साथ, इस A के साथ कॉन्टैक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, A और B में पहले कांटेक्ट किया C के साथ। ठीक है, ये C है, ये A है। तो जो 4Q है ये A पे था, ये तो आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि बोल रहा है कि शुरू में C के ऊपर अनचार्ज स्फेयर है C, तो C के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो A के ऊपर +4Q था। तो टोटल चार्ज इन दोनों पे +4Q ही रहेगा और फिर आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब इस पे आ गया +2Q और इस पे +2Q। ठीक है, इस पे तो चलो उतना ही है, अभी इसको छेड़ा नहीं है, -10Q। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कॉन्टैक्ट विद स्फेयर है, स्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट किया। ठीक है, आधा आधा हो गया। देन विद स्फेयर बी, उसके बाद सी को ही उठा के बी के साथ कॉन्टैक्ट किया। मतलब अब क्या किया, ए ऐसे ही अभी उसके ऊपर +2Q चार्ज है, और बी के ऊपर क्या किया, बी से कॉन्टैक्ट किया सी को, और सी के ऊपर कितना चार्ज था, +2Q। इसके ऊपर +2Q था और ये -10Q था। अब क्या हो जाएगा, अब ये टोटल कितना चार्ज है, टोटल चार्ज है आपका ए के ऊपर तो चलो +2Q ही है। ठीक है, और इन पे बी और सी पे टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आ गए ना, टोटल चार्ज है -8Q। देखियो +2Q -10Q हो गया -8Q, और -8Q दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इस पे हो गया -4Q और इस पे हो गया -4Q। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये C और B ये हो जाएगा -4Q और फिर ये -4Q। ठीक, अब क्या किया,
अब देन मतलब सी को इसका कांटेक्ट किया, फिर उसको बाद हटा लिया होगा। देन स्फेयर्स ए एंड बी आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। अब ए और बी को दोनों को कांटेक्ट किया, ऊपर बना लेते हैं। अब क्या किया ए, तो यहाँ पे हम स्टेप लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, अब ये फिफ्थ हो गया। ए और बी को क्या किया, कांटेक्ट किया। इन पे कितना चार्ज था, इस पे तो +2q था, और इस पे बी पे कितना था, -4q, ठीक है। ये हो गया फिफ्थ स्टेप। अब इन दोनों को अलग क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है इन पे दोनों पे, -2q, +2q -4q कितना हो जाता है, -2q, और -2q इन पे आधा आधा बट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और बी पे -q और -q, सिंपल, ठीक है। अब चाहे अलग कर दो चाहे चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -q इन दोनों पे फाइनल चार्जेस आ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये 2009 में फॉरेन में पूछा गया था, तो ये देखते हैं। बोल रहा है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका सम दिया हुआ है 9 माइक्रोकूलम, और बोल रहा है दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। अब ये रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों चार्जेस में जो साइन होगा वो सेम होगा। और सेम कौन सा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम पॉजिटिव है 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसलिए मतलब दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे, और फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, रिपेल कर रहे हैं 2 न्यूटन से, व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, ठीक। मतलब ये बोलना चाहता है कि Q1 हम मान लेते हैं, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 = 9 माइक्रो, ठीक है। ओके, नाउ अब फोर्स कितना है, फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। अब फोर्स दे रखा है हमको, ये दिया हुआ है 2, हाँ 2 दे रखा है, और K की वैल्यू भी डाल देते हैं, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R कितना है, R है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर, तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन 0.09, ठीक। तो Q1 Q2 को सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका Q1 Q2 = 20 × 10⁻12, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट Q1 Q2 का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया इसको सॉल्व करके, और सम तो हमको पता ही है Q1 + Q2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक काम करते हैं, Q2 निकाल लेते हैं, कितना, Q2 हो जाएगा 9 माइक्रो माइनस Q1, ठीक है। और इसको पहले थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, थोड़ा 10⁻12 इसको लिख लेते हैं। माइक्रो कितना होता है, देखो माइक्रो होता है हमारा 10⁻⁻6, तो माइक्रो स्क्वायर कितना हुआ, 10⁻⁻12, ये हो गया ना। तो हम इस 10⁻⁻12 को 20 माइक्रो ऐसे लिख लें, 20 माइक्रो स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो अब प्रोडक्ट Q1 Q2 ये आ गया हमारे पास, और सम 9 माइक्रो है, तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 9 माइक्रो माइनस Q1, ठीक। अब इसको Q2 को उठा के यहाँ डाल दो, इसके अंदर क्या हो जाएगा बताओ, Q1 Q2 Q1 × 9 माइक्रो माइनस Q1 = 20 माइक्रो स्क्वायर। अब इसको खोल लेते हैं,
ये हो जाएगा 9 माइक्रो Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इक्वल टू 20 माइक्रो स्क्वायर। अब ये एक्चुअली देखो Q1 तो हमको निकालना है, ये थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी लग रही है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व की होगी ना आपने, उसको पहले सही से लिख लेते हैं। इसको इन दोनों को उठा के उधर ले चलते हैं, ठीक है, एक साइड में, एक ही साइड में ले चलते हैं सबको। तो Q1 स्क्वायर माइनस 9 माइक्रो Q1 एंड प्लस 20 माइक्रो स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक, ठीक है। Q1 हमको निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ चलो। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा कुछ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की दो वैल्यू आएगी, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो दो वैल्यू आ जाएंगी x की, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे करना है, ये वैसी ही इक्वेशन है। तो अब देखो x की जगह क्या है, अननोन क्या है हमारा, यहाँ पे Q1 है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइक्रो, क्योंकि माइनस बी रखना है ना, और बी यहाँ पे देखो बी है, बी जो भी होगा, बी कितना है, बी है 9 माइनस 9 माइक्रो, और उसके साथ माइनस लगाना है तो प्लस हो जाएगा ना। तो 9 माइक्रो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइक्रो माइनस 9 माइक्रो का स्क्वायर क्या होगा 81 माइक्रो स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए की जगह तो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस 4 ए तो 1 है चलो, इंटू 20 माइक्रो स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 2a, ए की जगह क्या है 1, तो 2 ही आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 81 माइक्रो, लिख लेते हैं इसको, Q1 इक्वल टू 9 माइक्रो प्लस माइनस रूट 81 माइक्रो स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 20 80 माइक्रो स्क्वायर अपॉन 2, तो 81 माइक्रो स्क्वायर माइनस 80 माइक्रो स्क्वायर कितना हो गया, ये तो हो गया 1 माइक्रो स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। तो ये आ गया आपका 9 माइक्रो प्लस माइनस रूट माइक्रो स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया हमारा, माइक्रो स्क्वायर का रूट कितना होता है, माइक्रो ही होता है ना, तो 9 माइक्रो प्लस माइनस माइक्रो बाय 2, ठीक। तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, Q1 की दो वैल्यू आ जाएंगी, Q1 इक्वल टू, अच्छा एक बार प्लस लो, 9 माइक्रो प्लस माइक्रो बाय 2 कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 माइक्रो प्लस माइक्रो 10 माइक्रो अपॉन 2, तो 5 माइक्रो, ठीक। अगर Q1 5 माइक्रो है तो Q2 कितना हो जाएगा, फिर Q2 हो जाएगा 4 माइक्रो, ठीक है। और अगर हमारा और बोल देते हैं, और अगर Q1 की दूसरी वैल्यू भी आ सकती है ना, 9 माइक्रो माइनस Q लेंगे अगर, तो क्या आएगा Q1 आ जाएगा 9 माइक्रो माइनस माइक्रो बाय 2, तो कितना आएगा 9 माइक्रो माइनस माइक्रो 8 माइक्रो बाय 2 4 माइक्रो। तो अगर Q1 4 माइक्रो है तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा वही Q2 9 माइक्रो माइनस Q1 ना, तो कितना हो जाएगा 5 माइक्रो, ठीक है। मतलब अगर एक 5 माइक्रो है तो दूसरा 4 हो जाएगा, और अगर एक 4 माइक्रो है तो दूसरा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, हमने दोनों चार्जेस निकाल लिए, एक है 4 माइक्रो दूसरा है 5 माइक्रो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ये 2011 कंपार्टमेंट में पूछा गया है।
इसमें बोल रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ showing the variation of Coulomb's force versus 1 upon r square, where r is the distance between the two charges of each pair of charges, 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, and 1 microcoulomb minus 3 microcoulomb. Interpret the graphs obtained. ये बोल रहा है कि आपको दो पेयर दे रखे हैं ये, ठीक है। मतलब एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक, और उसके सामने रखा हुआ 2 माइक्रोकूलम चार्ज, और इनके बीच में डिस्टेंस है r, ठीक ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है और दूसरी तरफ -3 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, ये ऐसा कुछ दे रखा है, और इनके बीच में भी डिस्टेंस r है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि ग्राफ बनाना है फोर्स वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले इनके पीछे फोर्स देख लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं F1, ठीक है। F1 क्या होगा, F1 इक्वल टू K 1 माइक्रो इंटू 2 माइक्रो अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं K 2K माइक्रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो डाल देंगे, लेकिन अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इनके बीच में फोर्स मान लेते हैं। अच्छा, ये दोनों रिपेल करेंगे ना, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो रिपेल करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा। चलो इस पर ले लेते हैं, कहाँ लगेगा फोर्स, ऐसे, ठीक है। और इस पर लगेगा ऐसे F1 F1, ठीक। और इन पे कहाँ लगेगा, इन पे ऐसे लगेगा फोर्स, एक दूसरे की तरफ लगेगा। F2 ले लेते हैं उसको, ठीक है। और इस पे भी ऐसे लगेगा F2 एक दूसरे की तरफ। तो F2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड K 1 माइक्रो इंटू 3 माइक्रो अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3K माइक्रो स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने माइनस नहीं रखा क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, तो ग्राफ जो हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हम डायरेक्शन उसमें देख लेंगे कि एक पॉजिटिव लग रहा है, दूसरा नेगेटिव लग रहा है, ठीक है, उसमें बना लेंगे। तो ग्राफ बनाना, देखो किसके बीच में, फोर्स और 1 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऐसा है, ये बना लो इसको x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो y एक्सिस में हमारा फोर्स ले लेंगे, ठीक है, और x एक्सिस में 1 अपॉन आर स्क्वायर लेना है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली 1 अपॉन आर स्क्वायर हमारा वेरिएबल बन जाएगा, ठीक। ये ऐसे समझ लीजिए कि एक हो गया y एक्सिस फोर्स और दूसरा x एक्सिस क्या हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, y इक्वल टू, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे फोर्स की जगह तुम y लिख लो, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी पढ़ी होगी। तो ये वैसा ही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी ना, c तो चलो जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो ही है। तो y होता है एक x होता है, उसके साथ कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बना दिया, x एक्सिस को 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर को अगर आप x ही मान लोगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2k म्यू स्क्वायर x। तो ये तो लाइन की इक्वेशन जैसी बन रही है। मैं आपको सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ कि ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। कैसे है, ऐसे है, क्योंकि इसको y एक्सिस मान लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर को x एक्सिस मान लिया, x मान लिया, बाकी तो कांस्टेंट हो गया। तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x हो गया। तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो ऐसे इस F2 और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में एक लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो ठीक है, इसीलिए उसने 1 अपॉन आर स्क्वायर बोला है कि इसको x एक्सिस ले लो, जिससे कि थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये लाइन बनेगी, कहाँ से बनेगी, अच्छा ये F1 है तो एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ये जो रिपेल कर रहा है इसको पॉजिटिव मान लेते हैं और अट्रैक्ट कर रहा है उसको नेगेटिव मान लेते हैं।
ठीक है। तो जो फोर्स होगा क्या होगा, फोर्स पॉजिटिव, ऐसे मान लेते हैं कि लेट रिपल्शन इज नेगेटिव, क्योंकि हम मान लेते हैं चलो इस पे फोर्स लग रहा है ना पॉजिटिव, इस तरफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं इस वाले पे, तो इस तरफ नेगेटिव, क्योंकि दोनों का नेचर जो है वो अपोजिट है। और ग्राफ में हम ऐसे दिखाना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि फोर्स एक में पॉजिटिव लग रहा है तो दूसरे में ऑपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो ग्राफ से देख के हमको आइडिया आ जाना चाहिए। लेट रिपल्शन इज पॉजिटिव एंड अट्रैक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, तो हम जब ये वाला ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू समथिंग ऐसे समझ लो, y इक्वल टू 2k म्यू स्क्वायर एक्स, और ये F2 और 1/r² वाला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस लगा दो 3k म्यू स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि चलो यहाँ भी माइनस लगा लो, माइनस लगा लो। ठीक है, वैसे तो मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो माइनस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन हमको लेनी पड़ रही है फॉर्मूले के अंदर ही। जब हम फॉर्मूले के अंदर ही डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ताकि डिफरेंशिएट कर पाए कि भैया एक रिपल्शन है एक अट्रैक्शन है ग्राफ से। ठीक है, तो रिपल्शन पॉजिटिव हो गया, हाँ ठीक है। अब तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, F1 और 1/r² का, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक हो गया ये, तो ये हो गया, इसको लिख लो, ये जो इक्वेशन है ये है F1 इक्वल टू 2k म्यू स्क्वायर अपॉन r²। ठीक, और ये हो जाएगा F2 इक्वल टू 3k माइनस लिख लो चलो, क्योंकि ये फिर नेगेटिव में जा रहा है ग्राफ, तो इससे पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है, -3k म्यू स्क्वायर अपॉन r²। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव था इस वजह से हमने इसको नीचे बनाया है, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा ग्राफ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन करते हैं। 2007 में पूछा गया है ये, फॉरेन के अंदर। इसमें बोल रहा है इज द फोर्स acting between 2 point electric charges q1 q2 kept at some distance apart in attractive or repulsive when, पहला पार्ट है q1 इंटू q2 ग्रेटर देन 0, दूसरा पार्ट है q1 q2 लेस देन 0। मतलब बोल रहा है कि अगर q1 q2 थोड़े डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन अट्रैक्शन क्या होगा। अगर पहला पार्ट है कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो जाए, तो अगर 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये तभी हो सकता है कि इफ Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव होगा ना। तो जब दोनों पॉजिटिव हो गए तो क्या होगा इन दोनों के बीच में, रिपल्शन। ठीक है, देन फोर्स विल बी, तो रिपल्शन हो जाएगा, फोर्स विल बी रिपल्सिव। ठीक, और दूसरा केस ये हो सकता है कि Q1 नेगेटिव एंड Q2 भी नेगेटिव, तब भी तो रिपल्शन ही होगा। ठीक है, तो फोर्स विल बी रिपल्सिव अगेन। अब देख लेते हैं दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि Q1 Q2 0 से छोटा हो जाए। ठीक है,
मतलब इफ Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव, ये तभी तो 0 से छोटा होगा। तो जब दोनों अपोजिट साइन के हो जाएंगे तभी 0 से छोटा होगा, और इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। और अगर Q1 नेगेटिव हो जाए एंड Q2 पॉजिटिव हो जाए तो अगेन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। ठीक है, खत्म। तो ये हो गया हमारा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन करते हैं। ये 2009 कंपार्टमेंट में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर केप्ट एट -x2, 0 एंड x1, 0 रिस्पेक्टिवली इन द xy प्लेन। ठीक है, और फिर बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। ठीक, मतलब सिंपल सा सवाल है। बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, माइनस क्यू यहाँ पर है। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, 0 और ये है -x2, 0। ठीक, और कहीं पे ओरिजिन है, यहाँ पे कहीं बीच में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है और ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में ही होना चाहिए ओरिजिन। ठीक है, 0, 0। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया x1 और ये हो गया आपका x2। ठीक है, अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बतानी है ओरिजिन पे। तो अब देखते हैं, इन दोनों की वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू की वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? पहले बताओ, डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन तो इधर ही होगी, पॉजिटिव से दूर की तरफ होती है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। इसको ले लेते हैं E1, या क्या लें, E2 ले लें। E2 ले लेते हैं क्योंकि ये x2 है ना, तो वो उसमें आएगा। ठीक है, E2 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, E1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ आ रही है, ये सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो दोनों क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कितनी हो जाएगी? नेट E1 प्लस E2। ठीक, अब E1 E2 निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड होगा? पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से ये बोला तो नहीं है पॉइंट चार्ज, लेकिन अब बोला नहीं है तो मान लेते हैं। ठीक है हम, क्योंकि उस फिर तो बिना फॉर्मूले के तो फॉर्मूला ही नहीं लगा पाएंगे अगर वो हम बड़े चार्ज मानेंगे। देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लग जाएगा KQ/R²। ठीक, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड थी माइनस क्यू की वजह। अब इसमें माइनस ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन दे चुके हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा KQ/x1²। ठीक है, और E2 क्या हो जाएगा? प्लस KQ/x2²। ठीक है, तो ये क्या कॉमन ले लो, KQ कितना आ गया? 1/x1² प्लस 1/x2²। ठीक, तो ये तो आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन होगी ई नेट की इधर ही, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ई नेट इज टूवर्ड्स पॉजिटिव
एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपार्टमेंट आउटसाइड दिल्ली में पूछा गया है 2017 में। बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। Find the point on the line joining the charges at which the net electric field of the system is 0। मतलब ये दो चार्जेस रखे हुए हैं 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, और 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर का। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। इन दोनों लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, इनको जोड़ देते हैं, इन दोनों को एक लाइन से जोड़ दो और उसके ऊपर एक पॉइंट, वो लोकेशन बताओ, फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट बताना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, तो दूसरी 1 कूलम से 1 माइक्रो कूलम से कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हो गया। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है 0, वही बोल रहा हूँ, वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब देखो 4 माइक दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 माइक्रोकूलम की डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव है तो अवे इधर। ठीक है, इसको मान लेते हैं E1, और 1 माइक्रोकूलम की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस तरफ होगी। ठीक है, उसको मान लेते हैं E2। तो E1 और E2 तो ऑपोजिट है और ये दोनों बराबर होने चाहिए ताकि एक दूसरे को ये कैंसिल कर दें। ठीक है, तो क्योंकि ये बोल रहा है ई नेट तो 0 है, और ई नेट हम बोल सकते हैं कि यहां से देख के क्या लग रहा है E1 और E2 ऑपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं E1 माइनस E2, यही तो है ई नेट, और वो 0 है तो हम बोल सकते हैं E1 शुड बी इक्वल टू E2। ठीक है, तो अब E1 कितना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, के क्यू कितना है 4 माइक्रो बाय आर, आर कितना एक्स का स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा लेंगे ना, पॉइंट चार्ज तो उसने बोल भी दिया, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लग जाएगा। E1 आ गया, ये किसके बराबर होगा E2 के, मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 माइक्रोकूलम की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2, उसका फॉर्मूला क्या होगा, के 1 माइक्रो अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो माइक्रो तो कट गया, ठीक है, के भी कट गया, अब क्या बचा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो गया इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही है, और 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, तो 4 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। ठीक है, 4/3 मीटर, कहाँ से 4 माइक्रोकूलम से 4/3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये कंपार्टमेंट दिल्ली में पूछा गया है 2014 में। इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट एज शोन इन फिगर। ठीक है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस है D। ठीक है, बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट अ पॉइंट P। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ठीक, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एज शोन, ठीक है। राइट टू कंक्लूजन्स दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। देखो हमें बताने, दो कंक्लूजन बताने हैं, ये जो इसने दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज की वजह से इस तरफ होगी, दूसरे चार्ज की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, नहीं तो कैसे 0 होगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे ही 0 होगी कि दोनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे, अगर देखो तो ये कैसे होगा, अगर सोचो अगर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज होते तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ आ जाती, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो वो तो 0 हो नहीं सकता, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी ना। और अगर ये Q1 और Q2 नेगेटिव चार्ज होते दोनों, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में होती, तब भी वो 0 नहीं हो पाता, कैंसिल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी कि अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, ठीक है, तभी हो सकता है ऐसा, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक कंक्लूजन हमने निकाल दिया, पहला कंक्लूजन ये है कि बोथ द चार्जेस, या बोथ ऐसे कह लो कि चार्जेस शुड बी ऑफ, दोनों तो चार्जेस शुड बी ऑफ ऑपोजिट साइंस, ठीक है। दोनों पे साइन ऑपोजिट होने चाहिए, एक पे पॉजिटिव हुआ तो दूसरे पे नेगेटिव, एक पे नेगेटिव हुआ तो दूसरे पे पॉजिटिव, तभी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है, ठीक है। तो एक तो कंक्लूजन ये हो गया। दूसरा ये देखते हैं कि चलो इसको कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं x, ठीक। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से मान लेते हैं, Q1 की वजह से मान लेते हैं E1 है, ठीक है, और Q2 की वजह से मान लेते हैं E2 है, ठीक। तो मतलब आपने Q1 को पॉजिटिव मान लिया और Q2 को नेगेटिव मान लिया, उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑपोजिट साइंस होने चाहिए, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी KQ1 अपॉन, यहाँ से कितना डिस्टेंस है इसका P का, D प्लस एक्स, ठीक है, D प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक। और E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा आपका KQ2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब E1 और E2 बराबर होने चाहिए, बोल रहा ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, E नेट क्या है 0, इसका मतलब E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। अब इन दोनों को बराबर कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ1 अपॉन D प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू KQ2 अपॉन एक्स स्क्वायर, K तो कट गया, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, चार्जेस Q1 अपॉन Q2 की तरह लिख लेते हैं, देखो Q1 अपॉन Q2, Q2 को नीचे ले जाते हैं और D प्लस एक्स का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा ये D प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो D प्लस एक्स जो है वो x से तो बड़ा ही है ना, अरे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस D प्लस एक्स वो x से बड़ा है, इसका मतलब ये रेशियो इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला तो बड़ा हो गया तो 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है। ये हो गया हमारा दूसरा कंक्लूजन कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज मोर देन मैग्नीट्यूड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, हमें नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, लेकिन जो भी होगा ऑपोजिट होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ।
मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ठीक है, तो ये दो कंक्लूजन हो गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं। ये पूछा गया है कंपार्टमेंट ऑल इंडिया 2014 में। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस 2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस B and C, ठीक है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड एज गिवन इन द फिगर। ये फिगर दी हुई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड बराबर है। यहाँ पे रखा हुआ है प्लस Q, यहाँ बना देता हूँ, लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। तो प्लस Q रखा है और यहाँ पे माइनस 2Q रखा है। ठीक है, ABC और ये साइड्स दे रखी हैं, A है, ये भी A, और एक मिनट, ये भी A हो गया, इक्विलेटरल हो गया। तो बोल रहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द वर्टेक्स ए ड्यू टू दीज टू चार्जेस। मतलब ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, कितनी होगी इन दोनों की वजह से। ठीक है, मतलब नेट बतानी है। तो ठीक है, कर लेते हैं, ये भी वैसे ही है, ऐसा हम कर चुके हैं, तो एक बार फिर कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्शन होगी ऐसे, अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्ज एंड पॉइंट। ऐसे ही हमने पढ़ा है ना, ये लग जाएगा ऐसे। ठीक, इसको ले लेते हैं, क्या लें इसको, E1 ले लो। ठीक, और माइनस 2Q की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? ये होगी टूवर्ड्स द चार्ज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट, ऐसे ये मान लो E2। ठीक, ये हो गया, ऐसा होगा। अब हम इनकी वैल्यू देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो देख ली, मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। E1 क्या होगा? E1 हो जाएगा आपका KQ/A²। ठीक है, KQ/A²। और E2 क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा K2Q/ माइनस ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन दे चुके हैं। ठीक है, तो K2Q/A²। डिस्टेंस तो A ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का A, और यहाँ से यहाँ तक का भी A, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक, तो क्या करें अब? हाँ अब ये कर लेते हैं, एंगल देख लेते हैं। इन दोनों का नेट निकालना है। देखो, ये ना इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना ऑपोजिट है। सेम होती तो ऐड कर देते, ऑपोजिट होती तो माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन ये तो कुछ और ही एंगल पे हैं, तो हमको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, और वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। ठीक, ये एंगल कितना है? इक्विलेटरल में क्या क्या एंगल होते हैं? 60, और ये भी 60, तो ये 60, तो ये भी 60 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 60 तो ये भी 60 ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो अब हम इसको कंपोनेंट बना लेते हैं और फिर वेक्टर एडिशन करेंगे। पहले कंपोनेंट बनाते हैं। E1 का कंपोनेंट एक आएगा इधर, वो हो जाएगा E1 cos 60। ठीक है, और एक आएगा ऊपर, वो हो जाएगा E1 sin 60। ठीक, और E2 के भी बना लेते हैं। E2 का एक कंपोनेंट इधर ही आएगा, कितना हो जाएगा? E2 cos 60, और एक आएगा नीचे, क्योंकि हमें पता है कि जो वेक्टर होता है वो अपने कंपोनेंट्स के बीच में होता है। ठीक है, ये हो जाएगा E2 sin 60, ये हो गया। ठीक है, अब इनको थोड़ा अलग डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर खिचड़ी सी पक जाएगी। इसको अलग बना लें, ये हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर लग गया। अच्छा, ये E1 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, तो इसको लिख सकते हैं E1/2, लिख सकते हैं ना, E1/2। और ये E2 cos 60, cos 60 भी हाफ होता है, तो इसी डायरेक्शन में लग जाएगा E2/2। ठीक है, तो कितना हो गया ये? अच्छा, वर्टिकल भी तो है, वर्टिकल वाले में ऊपर कितना लग रहा है?
E1 sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा E1 √3/2 और नीचे कितना लगेगा, ये लग जाएगा E2 √3/2। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डाल लेते हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या करें बताओ, इनकी वैल्यू डाल लेते हैं। ठीक, और दोबारा से डायग्राम बनाए क्या, चलो जी, इस डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे नहीं, तो E1 कितना है KQ/A²। ठीक, और E2 कितना है K2KQ/A²। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको ले लेते हैं। क्या करें, E1 को ले लेते हैं E, लेट E1 इज इक्वल टू E। ठीक है, मतलब KQ/A² की वैल्यू को हमने E ले लिया, तो E2 क्या हो जाएगा, 2E हो जाएगा, क्योंकि देखो ना ये तो उसका डबल ही है। थोड़ा सिंपल करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये E है तो E1 अगर E है तो E2 2E, क्योंकि E2 E1 का डबल है, देखो डबल हो रहा है ना, तो E ले लो और 2E ले लो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे E1 की जगह E लिख देंगे और E2 की जगह 2E लिख देंगे। क्यों, तो E1 की जगह तो E आ गया और E2 की जगह 2E आ जाएगा, यहाँ पे 2E आ जाएगा। ठीक है, 2 2 तो कट गया, ये भी कट गया। ठीक, तो क्या बचा हमारे पास, अब देखो x डायरेक्शन में कितना है, E/2 और E दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड कर लो। x डायरेक्शन में कितना हो गया, E + E/2 कितना हो जाएगा 3E/2। ठीक, y डायरेक्शन में कितना है, y डायरेक्शन में है √3E, √3E और ये √3E/2, तो ये ज़्यादा है, √3E ज़्यादा है √3E/2 से, तो ये √3E माइनस √3E/2 कितना हो जाएगा, √3E/2 हो जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा √3E/2। अरे देखो ना ये ज़्यादा है, देखो √3E माइनस √3E/2, ये माइनस करके देखो कितना आएगा, ये इतना ही तो आएगा। ठीक है, हाँ कुछ नहीं किया, माइनस किया, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट आ रहा है कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट ऑपोजिट आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने माइनस किया है इसको। ठीक है, और ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हमने इनको ऐड कर दिया। अब क्या करना है, आ गए दो वेक्टर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम इसका ई नेट निकाल सकते हैं। ई नेट कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा ई नेट, और ई नेट का फॉर्मूला हम कैसे देते हैं, ई नेट इक्वल टू रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सिंपल। तो 3E/2 का स्क्वायर प्लस √3E/2 का स्क्वायर। अब कर लो कितना आ गया ये ई नेट, कितना आ जाएगा, रूट इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9E²/4 प्लस ये हो जाएगा 3E²/4। अब ये ऐड करके कितना आ जाएगा 9 + 3 12, तो इक्वल टू √12E²/4। ठीक है, अब 4 से इसको काट दो, 4 3 यहाँ पे ये कट के कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो कितना हो गया, फिर ये E² तो बाहर आ जाएगा रूट के, और ये √3 बच जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी √3E। ठीक है, हमारी ई नेट की वैल्यू आ गई। अब तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, अच्छा ई की वैल्यू यहां से डाल देते हैं, ये KQ/2, तो ये हो जाएगा आपका √3KQ/A²। ठीक, अब डायरेक्शन भी निकालनी है, डायरेक्शन। अब देखो याद करो, हमने ये वेक्टर एडिशन और कंपोनेंट्स वगैरह
कूलम्स लॉ के दौरान पढ़े थे और उसमें डायरेक्शन भी बताई थी मैंने, ठीक है। आप भूल गए तो एक बार जाके दोबारा देख लो। ये अल्फा मान लो, ठीक है। तो अल्फा क्या, टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट अपॉन ये वाला, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो √3e बाय 2 अपॉन 3e बाय 2, ठीक। अब देखो 2 तो कट गया, e भी कट गया, ये कितना आ गया, √3/3, और इसको लिख सकते हैं 1/√3, ठीक है। देखो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और √3 कट जाएगा, तो 1/√3 आ गया। टेन अल्फा 1/√3, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 30 डिग्री। ये आ गई हमारी डायरेक्शन, मतलब ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें निकाल दी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन करते हैं। ये 2008 फॉरेन में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है 2 लार्ज पैरेलल थिन मेटालिक प्लेट्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। The plates have charges, densities of opposite sign and of magnitude 2 into 10 की पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला पार्ट है इन द आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स एंड दूसरा पार्ट है इन द इंटीरियर रीजन बिटवीन द प्लेट्स। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, लेकिन इसको फिर भी कर लेते हैं। बोल रहा है कि दो मेटालिक प्लेट्स हैं, लार्ज हैं, ठीक है, लार्ज है, लेकिन मैं थोड़ा पोर्शन बनाता हूँ इसका। ये बहुत बड़ी है, इधर उधर फैली हुई है, ठीक है। और एक और प्लेट है ऐसे रखी हुई है, दोनों को पास में रखा हुआ है, ठीक है। अब एक पे है पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक, और इस पे नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम साइड से देखें तो हमको, मतलब यहां से देखेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा, एक प्लेट ये रही, दूसरी प्लेट ये रही, ठीक। इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, और जो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो बराबर है, एक पे सिग्मा है दूसरे पे माइनस सिग्मा है, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा 2 इंटू 10 की पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहाँ पे, आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे आउटर रीजन हो जाता है। तो ए पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पॉजिटिव चार्ज है ना, और हमें पता है फॉर्मूला कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी पॉजिटिव प्लेट की वजह, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज होगी, और कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेम यही, तो दोनों तो ऑपोजिट है और बराबर भी हैं, तो ये तो कैंसिल कर देंगे। तो नेट कितना आ जाएगा, ई ए इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज, कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, और कितना होगा वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या हो जाएगा, सिग्मा, ये दोनों ऑपोजिट है और बराबर है, ऑपोजिट है इसलिए माइनस कर देंगे, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो ये भी 0 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे भी 0 है। सी पे निकाल लेते हैं जो कि दोनों के बीच में है। तो अच्छा, ये तो ए पार्ट था। ए पार्ट हो गया हमारा कि इन आउटर रीजन ऑफ द प्लेट्स, आउटर रीजन पे निकालना था। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट है इन द इंटीरियर रीजन बिटवीन द प्लेट्स। तो बिटवीन द प्लेट्स निकाल लेते हैं, सी ले लेते हैं एक पॉइंट दोनों के बीच में। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी। कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही चीज, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगी? वो भी इधर ही होगी, क्योंकि टुवर्ड्स द चार्ज होती है ना नेगेटिव की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है दोबारा कर लिया हमने। तो अच्छा ठीक है, ये वैल्यू भी तो डालनी है। तो सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो ये आ जाएगा हमारा 0.226, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, तो आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ ख़त्म हो गया है और आपके लिए ये क्विज़ 1.9 आप इसे करिए और इसका सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।